Hello everyone, this is Kamal Kant welcoming you all at iStudy online platform. So students, लास्ट टाइम जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक था आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और कॉम्पटन इफेक्ट के बेसिस पे, जिसके अंदर हम लोगों ने बात क्या की थी आपके पास कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो ये बोलते हैं कि आपके पास चाहे किसी भी तरह का मटेरियल हो या किसी भी तरह का मैटर हो, आपके पास उसके अंदर हमेशा दो तरह के करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक करेक्टर को हम लोगों ने नाम क्या दिया था, वेव करेक्टर, एंड सेकंड करेक्टर को हमने क्या नाम दिया था आपके पास, पार्टिकल करेक्टर। जिसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपके पास जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उसने उसी वक्त उस मटेरियल के वेव करेक्टर के बारे में तो बात कर ली थी कि आपके पास अगर किसी भी वेव को लेकर के या किसी भी मटेरियल को लेकर के उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ निकाल ली जाती है तो इसका मतलब वो क्या है, एक अपना वेव करेक्टर शो करते हैं। सेम इसी तरह से हम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट को यूज़ करके क्या किया था, उस मटेरियल का पार्टिकल करेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड रहेगा कि आपके पास जो मटेरियल है उसके अंदर पार्टिकल करेक्टर भी है और वेव करेक्टर भी है, और उसी के उस वेव करेक्टर को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन को ड्राइव करेंगे जिससे आपके पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। लाइक कैसे कि आपके पास हमने क्या किया, कोई भी एक पार्टिकल लिया, कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी ली, उस माइक्रोस्कोपिक बॉडी के अंदर हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये मान लिया कि आपके पास वो मटेरियल जो है या वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी जो है उसमें उसमें पार्टिकल नेचर भी है और उसके अंदर वेव नेचर भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी अपना वेव नेचर रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब वो एक वेव की तरह बिहेव कर सकती है, और अगर वो एक वेव की तरह बिहेव कर सकती है तो हमने उसे एज अ वेव कंसीडर करके एक इक्वेशन को क्या कर लिया, ड्राइव। क्लियर? और उस इक्वेशन को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया आपके पास, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? तो हमारा जो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो आपका होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमारे पास देखिए हमने क्या बोला, बाय यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ by using the concepts of de Broglie hypothesis, de Broglie hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle, Heisenberg's uncertainty principle, it is known to us that any material shows dual character, that is wave nature and the particle nature. So according to this an electron considered here behaves as an wave and
and the motion of electron can be represented by the help of equation which is known as wave equation, तो देखिए आपके पास क्या चीज़ है, इसके अंदर हमने सिंपल सी एक बात की है, क्या कि आपके पास जो कोई भी मटेरियल है, जिस तरह भी चीज़ है, उसके अंदर अगर आप डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसिडर करते हो, तो आपके पास सिंपल सी बात है कि वो मटेरियल जो है वो दो तरह के कैरेक्टर को शो करेगा। कौन कौन से कैरेक्टर? वन इज द वेव नेचर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द पार्टिकल नेचर। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी तो एक तरह का मटेरियल हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? इट कैन बिहेव्स एज एन वेव। क्लियर? और अगर ये एक वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसे किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एक इक्वेशन से, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज द वेव इक्वेशन। क्लियर? और ये वेव इक्वेशन आपको कहाँ से मिली थी? फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन या उसके मोशन के बारे में बात करना चाहते हो तो आप इस चीज़ को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वेव इक्वेशन, एंड दिस वेव इक्वेशन इज गिवन बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लियर? तो इस चीज़ को फिर हमने अब कैसे कंसिडर किया? तो हमने यहाँ पे एक सबसे सिंपलेस्ट केस ले लिया। सबसे सिंपलेस्ट केस क्या लिया? let us consider a simplest motion of electron, that is the electron is moving in a stretched wire bounded on both ends, and the wave produced in the wire is known as stationary wave। तो आपके पास देखो सिनों ने क्या चीज़ यहाँ पे कंसिडर की कि हम लोग इस काम के लिए एक सबसे सिंपलेस्ट मोशन को कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन की। सबसे सिंपलेस्ट मोशन को हमने कैसे कंसिडर किया कि हमने बोल दिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं किसके अंदर? एक स्ट्रेच वायर के अंदर, जिसे हमने क्या किया? बाउंड कर दिया ऑन द बोथ एंड्स। क्लियर? तो आपके पास अगर बोथ एंड्स पे बाउंड कर दिया तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, जिसके अंदर आपके पास क्या, यहाँ पे एक वायर है। अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाते हो तो वो इस तरह से मोशन करेगा, यहाँ पे जाके टकराएगा और वापस अपने इस पाथ के थ्रू रिटर्न हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे इन्होंने एक वेव कंसिडर किया। लाइक अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो हमारे पास क्या है, मान लो एक मेरे हाथ में धागा है, उस धागे को मैंने सामने किसी दीवार के ऊपर बांध दिया, तो वहां से भी वो दीवार से बंधा हुआ है, यहाँ पे वो मेरे हाथ पे बंधा हुआ है, तो इसका मतलब वो धागा दोनों तरफ से क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। अब मैंने जैसे ही इसके अंदर फोर्स लगाया तो आप लोग क्या देखते हो? एक वेव बन जाएगी, और वो वेव जो है क्या होगा? एक दीवार के साथ टकरा के वापिस आपके पास क्या होगा? हाथ तक आ जाएगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई कि ये मान लीजिए मेरा हाथ है,
यहाँ पे मान लीजिए कि वो दीवार है, मैंने उस धागे के ऊपर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही उसके अंदर एक वेव आई, वेव आते ही वो इधर दीवार के साथ टकराई और उसने वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, और आपके पास इस तरह से जो एक वेव बनी उसे हमने नाम क्या दे दिया, एक स्टेशनरी वेव, या इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दो एंड्स के बीच में जो वो बंध के रह गई, तो आपके पास ये दो एंड्स के अंदर क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। तो ऐसी वेव को जनरली हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो इस तरह की स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज द वेव इक्वेशन, वो आपके पास क्या है, दैट वन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x is equal to 1 upon v square double derivative of y with respect to t। यहाँ पे आपके पास देखा जाए तो टर्म्स क्या क्या है, देखिए जो ये y है ये एक्चुअली किससे रिप्रेजेंट करता है, द टर्म y रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टैंडिंग वेव, कि आपके पास जो y है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके लिए जो फंक्शन है उसको, यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन, यहाँ पे जो t है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट टाइम, और v जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टैंडिंग वेव, velocity of electron in the standing wave। तो आपके पास ये चार चीजें आ गई, और हमारे पास क्या हमने कंसिडर कर लिया, दैट इज द स्टैंडिंग वेव की एक वेव इक्वेशन, जो कहाँ से आती है आपके पास, क्लासिकल मैकेनिक्स से, और मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमारे आर्टिकल को आगे कंसिडर करेंगे। क्लियर। अब यहाँ भी देखिए सिंपल सी चीज़ क्या बोली गई कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर जो y है वो वेव फंक्शन है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मीन्स कि आपके पास ये वेव जो है वो कितनी लेंथ को कंसिडर कर रही है, तो ये आपके पास क्या है y। इसी तरह हमने बोला कि x आपके पास क्या है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू y, और इसी तरह t क्या है, पोजीशन, और y के विद रिस्पेक्ट टू कितना टाइम होगा। क्लियर। तो हमने क्या बोला कि आपके पास जो ये y है, हियर y इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम बोथ। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि आपके पास जो ये y है वो क्या है, एक फंक्शन है, किस चीज़ का, पोजीशन का भी और टाइम का भी। मतलब आपके पास जो ये y की वैल्यू है, मतलब वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपके पास x के ऊपर भी डिपेंड करेगी और t के ऊपर भी डिपेंड करेगी। क्लियर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने क्या बोल दिया, जो y की वैल्यू आपके पास वो क्या बन जाएगी, दैट वन विल बी fx इनटू gt। क्लियर। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला, बीइंग वेव इज स्टेशनरी, बीइंग वेव इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी होने के साथ साथ ये आपके पास क्या है, पीरियोडिक। सो द फंक्शन ऑफ टाइम t, so the function of time t is given by gt is equal to a sin 2 पाई न्यू टी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि एक तो वेव आपकी क्या स्टेशनरी है, दूसरा आपके पास जो ये वेव है वो कैसी है,
पीरियोडिक है, मतलब ये बार बार अपनी चीज़ों को क्या कर रही है, यहाँ पर रिपीट कर रही है। और अगर ये बार बार आपके पास रिपीट कर रही है तो इसका मतलब आपके पास ये टाइम जो है इसका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। और अगर टाइम पीरियड इसका पीरियोडिक है तो इसका मतलब आप जीटी का फंक्शन क्या लिख सकते हो, ए साइन 2 पाई न्यू टी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बन जाएगी, देखो तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या बन जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू ए साइन 2 पाई न्यू टी एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बन गई, ए साइन 2 पाई न्यू टी। अब देखिए आपके पास जो है y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए आपको क्या चाहिए, y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 with respect to x. What we get, y with respect to x is equal to differentiation with respect to x of a sin 2 pi nu t into f of x। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये a sin 2 पाई न्यू टी, इसमें कहीं पर भी x नहीं है तो बीइंग अ कांस्टेंट ये क्या आ जाएगा, बाहर। तो a sin 2 पाई न्यू टी बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x बन गया। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख देते हैं, a sin 2 पाई न्यू टी इंटू f डैश x। क्लियर। अब आपके पास जो ये इक्वेशन नंबर 5 बनी है, दिस इज द सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दोगे। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा, अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी डबल डेरिवेटिव, और जो डबल डेरिवेटिव वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन a साइन 2 पाई न्यू टी, तो बीइंग अ कांस्टेंट बाहर, a साइन 2 पाई न्यू टी बीइंग अ कांस्टेंट बाहर, f डैश x का क्या बन जाएगा, f डबल डैश x एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। तो आपके पास एक इक्वेशन नंबर 6 आ गई जिसे हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, एक बार दोबारा इस चीज़ के लिए डबल डेरिवेटिव करना है y का, किसके विद रिस्पेक्ट टू, t के विद रिस्पेक्ट टू, ताकि आपके पास जो नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, राइट हैंड साइड को हम और फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू t। differentiation of equation number 4 with respect to t. Now differentiate equation 4 with respect to t, we get, क्या बनेगा,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ a sin 2 पाई न्यू t इंटू एफ ऑफ x, ये चीज बन गई। अब यहाँ देखिए a बिंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, f ऑफ x बिंग कांस्टेंट बाहर आ गया, a बाहर आ गया, f ऑफ x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 पाई न्यू t विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? तो ये आ गया a f ऑफ x साइन 2 पाई न्यू t का क्या बन जाएगा, cos 2 पाई न्यू t डिफरेंशिएशन। फिर अंदर वाले एंगल का करेंगे तो एंगल का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 2 पाई न्यू। तो आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t किसके इक्वल आ गया, 2 पाई न्यू f ऑफ x इंटू a cos 2 पाई न्यू t। क्लियर? तो आपके पास ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 7। बट जो इक्वेशन नंबर 7 है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव है y का। क्लियर? बट हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव। तो हम लोगों ने क्या किया, अब इक्वेशन नंबर 7 का फिर से एक बार डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 7 का जब डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो now differentiate equation number 7 with respect to t, we get लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 2 पाई न्यू एफ एक्स ए कॉस 2 पाई न्यू टी, ये चीज बन गई। यहाँ से देखिए अब 2 पाई न्यू बाहर आ जाएगा, एफ एक्स बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा बीइंग अ कांस्टेंट। तो आपने ए को बाहर लिखा, एफ ऑफ एक्स को बाहर लिखा, 2 पाई न्यू को बाहर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2 पाई न्यू टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास, माइनस साइन, क्या बन गया ये, माइनस साइन 2 पाई न्यू टी, और एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2 पाई न्यू का स्क्वायर। तो ये चीज आपके पास देखिए क्या बन गई, पहली बात तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू, पहली बात तो माइनस साइन 2 पाई न्यू का स्क्वायर, तो क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एज इट इज इनटू a साइन 2 पाई न्यू टी। देखिए ये चीज बन गई आपके पास। तो ये क्या बन गया, मान लो इक्वेशन नंबर 8। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 8। क्लियर? अब आपके पास देखिए इक्वेशन नंबर 6 जो है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, द डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को। जो इक्वेशन नंबर 8 है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, द डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t को। तो आप सिंपली क्या बोलोगे, अब पुट इक्वेशन नंबर 7, सॉरी नॉट 7, 6, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करोगे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या बन जाएगा, a साइन 2 पाई न्यू टी इंटू एफ डबल डैश x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वेयर। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो क्या बनेगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू ए साइन 2 पाई न्यू टी, ये चीज बन जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो a साइन 2 पाई न्यू टी के साथ a साइन 2 पाई न्यू टी कैंसल आउट हो जाएगा, और जैसे ही हमने इसे कैंसल आउट किया
तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट सम है वो क्या बन गई, द नेक्स्ट सम विल बिकम हियर f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x। और f डबल डैश x को आप क्या लिख दोगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास ये क्या आ गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 9। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 9 एक्चुअली भी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बट ये वेव इक्वेशन वो है जो नॉर्मली आपके पास बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर आती है, बट हम जो अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली यूज़ की जाती है, वो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं है। तो अब हमारा काम क्या है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कुछ उस तरह की फॉर्म देना। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे चीज़ एक नोटिस कीजिए, जो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है, इसमें टाइम की कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है। तो इसे साथ में क्या लिखा जाता है, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कि ये टाइम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। अब इस चीज को थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ वी नो दैट न्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, v बाय लैम्डा के इक्वल। वैसे एक्चुअली तो न्यू किसके इक्वल होता है, c बाय लैम्डा के इक्वल। बट हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं v बाय लैम्डा, क्योंकि हम यहाँ पे शुरू में ही ये मान के चले थे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो आपके पास न्यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, v बाय लैम्डा के इक्वल। तो हमने क्या किया, पुट इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन नंबर 9, we get what will become double derivative of fx with respect to x square is equal to minus 4 pi square upon v square। न्यू स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। और ये v स्क्वायर के साथ v स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल्ड आउट। क्लियर। तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, and the term will become here double derivative of fx with respect to x is equal to minus 4 pi square upon lambda square into f of x। अब हम लोग क्या बोलेंगे, now according to de Broglie's wavelength, now according to डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 11 इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन एम वी के बराबर। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 12। सो पुट इक्वेशन नंबर 12 इन इक्वेशन नंबर 11, वी गेट क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा की जगह पर एच स्क्वायर, ऊपर क्या चला जाएगा, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। क्लियर।
और आपके पास इसके साथ में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास बन गई नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 13। बट अभी भी हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। और चेंज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमें जो ऐसी श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमें हर बार क्या करनी होगी, यूज़ करनी होगी। क्लियर। अब इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर चले गए, नाउ कंसिडर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ कंसिडर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जनरली जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी E वो हमेशा किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी T प्लस पोटेंशियल एनर्जी V के इक्वल। तो इसका मतलब आपके पास E जो है वो किसके इक्वल है, T प्लस V के इक्वल। तो आपके पास नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट कर दिया। If we put the value of kinetic energy here, तो क्या बनेगी इक्वेशन, E इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस v। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू E माइनस v। दिस इम्प्लाइज mv² किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू E माइनस v के इक्वल। क्लियर। दोनों तरफ क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय m ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, m² v² इज इक्वल टू 2m E माइनस v। क्लियर। तो आपके पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 14। तो हम क्या बोलेंगे, पुट m² v² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 into the इक्वेशन नंबर 13। वी गेट, क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स with respect to x is equal to minus 4 pi square as it is, h square as it is, m² v² की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू m इंटू E माइनस v एफ एक्स। 4 इंटू 2 करोगे तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, दैट विल बी माइनस 8 पाई स्क्वायर m E माइनस v अपॉन एच स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये सारी चीज लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m E माइनस v अपॉन एच स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्या बन गई, दिस इज द डिजायर्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि आप लोग क्या करोगे एट द एंड फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या हमारी जो भी नेक्स्ट आर्टिकल्स होंगे उनके अंदर यूज करेंगे। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 15। क्लियर। तो आपके पास जो ये इक्वेशन नंबर 15 है, द इक्वेशन नंबर 15 इज नोन एज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, द इक्वेशन नंबर 15 will be known as
The equation number 15 will known as Schrödinger wave equation in one dimension. क्लियर? अब इसके अंदर देखिए आपके पास अगर ये वन डायमेंशन के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेड है, x. अगर मुझे यही इक्वेशन लिखनी हो थ्री डायमेंशन के लिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर थ्री डायमेंशनल पार्टिकल या फॉर थ्री डायमेंशन आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का x के विद रिस्पेक्ट टू. आप y के विद रिस्पेक्ट टू भी कर सकते हो और आप z के विद रिस्पेक्ट टू भी कर सकते हो. तो आप क्या लिखोगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू एफ इज इक्वल टू क्या बन गया, 0. एंड दिस इक्वेशन नंबर 16 इज कॉल्ड एज द Schrödinger wave equation in three dimension. That is Schrödinger wave equation in three dimension. क्लियर? इसी चीज को हम लोग एक नया फॉर्म भी दे सकते हैं. कैसे एक नया फॉर्म दिया जा सकता है, इन तीनों में से f को निकालो कॉमन, तो क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इंटू f प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू एफ इज इक्वल टू 0. और ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है डेल स्क्वायर. तो क्या बन गया, डेल स्क्वायर एफ प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी एफ अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसी इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी. क्लियर? अगर थ्री डायमेंशनल है और यहाँ पे ये जो आपने डेल स्क्वायर लिखे है, ये डेल स्क्वायर के एक्चुअली आप नाम क्या देते हो, दिस इज कॉल्ड एज लैप्लेशियन ऑपरेटर. दिस डेल स्क्वायर इज कॉल्ड एज लैप्लेशियन ऑपरेटर. क्लियर? और लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड. क्लियर? तो ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर 17. अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज लेके आते हैं और हमारे आर्टिकल को थोड़ा सा और सिंपल करते हैं. क्योंकि देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वन डायमेंशन के लिए निकाला, फिर वन डायमेंशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्री डायमेंशन के अंदर. अब थ्री डायमेंशन में कन्वर्ट करने के बाद देखिए आपके पास हमने क्या किया, उससे और छोटा सी इक्वेशन बना दी लैप्लेशियन ऑपरेटर की हेल्प से. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगेन क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को और सिंपल या और छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आसानी से क्या रखी जा सके, याद. तो हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर पोर्शन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ Schrödinger wave इक्वेशन कि आप इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाओगे Schrödinger वेव इक्वेशन की. क्लियर? तो शॉर्ट फॉर्म देखिए कैसे बनेगी आपके पास. सबसे पहले कंसीडर करते हैं आपके पास इक्वेशन नंबर 17. कंसीडर equation number 17. What we get, del square f plus 8 pi square m e minus v upon h square into f is equal to 0. तो क्या बन जाएगा, del square f is equal to minus 8 pi square m e minus v of f
अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर, ये चीज बन गई। अब यहाँ से क्या कीजिए, जो आपके पास ये टर्म है -8π²m/h², इसे क्या ले जाइए लेफ्ट साइड पे। अब इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल होके जाएगी, तो ये रेसिप्रोकल होके जाएगी तो क्या बनेगा, h² ऊपर की तरफ -8π²m ∇2f, दिस इज इक्वल टू E - V ऑफ f। क्लियर, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप इन दोनों को ओपन अप कर दीजिए, क्या बनेगा, -h² अपॉन 8π²m ∇2f इज इक्वल टू EF - VF। ये बन गया। इस VF को ले जाओ दूसरी तरफ, क्या बना, -h² अपॉन 8π²m ∇2f प्लस VF इज इक्वल टू क्या बन गया, EF। ओके, यहाँ से आप क्या करो, F को कॉमन आउट निकाल लो। अब यहाँ से आपने जैसे ही F को कॉमन आउट निकाला, यहाँ पे आपके पास देखिए, जैसे ही आपने F को कॉमन आउट निकाला तो क्या बच गया अंदर, -h² ओवर 8π²m ∇2 प्लस V इंटू F इज इक्वल टू क्या आ गया, EF। क्लियर, तो आपके पास देखो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, H कैप, जिसको क्या बोला जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये जो आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, H कैप F इज इक्वल टू EF। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 18 known as short form of Schrödinger wave equation, known as short form of Schrödinger wave equation, जहाँ पे आपके पास जो H कैप है वो क्या होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, -h² ओवर 8π²m ∇2 प्लस V, जहाँ पे V आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, ओके पॉइंट। तो आपके पास हमने यहाँ पे क्या किया, आज जो टॉपिक है दैट वन वाज द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके अंदर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन को यूज़ किया, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/v² डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, जहाँ पे आपके पास y क्या है, किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो वेव बनती है उस वेव का एम्पलीट्यूड, x उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, t उसका टाइम और v उसकी वेलोसिटी। और इस चीज़ को यूज़ करके हमने क्या किया, वहाँ पर एक क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन लगाई और हमने बोला कि जो आपके पास ये एम्पलीट्यूड है y, ये किसका फंक्शन होगा, x और t दोनों का। तो हमने f ऑफ x मल्टीप्लाई क्या कर दिया, g ऑफ t। अब हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या देखा कि ये वेव जो आपके पास वो स्टेशनरी है तो उसके टाइम पीरियड को ये वैल्यू को हम फिल कर सकते हैं, और उसके टाइम पीरियड की वैल्यू को हमने फिल किया तो आपके पास क्या बन गया, दैट विल बिकम GT इज इक्वल टू A sin 2π न्यू t, जहाँ पे A आपके पास क्या है, कोई भी एम्पलीट्यूड का कांस्टेंट। क्लियर, जैसे ही हमने उस वैल्यू को पुट किया और पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया डबल डेरिवेटिव करके, तो आपके पास वन डायमेंशन के अंदर इक्वेशन आ गई। उस वन डायमेंशनल इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके पास थ्री डायमेंशन के अंदर। उसी थ्री डायमेंशनल को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया बाय यूजिंग लैप्लेशियन ऑपरेटर।
फिर हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें हमने कुछ भी नया ऐड नहीं किया, सिर्फ चीज़ों को इधर उधर की है। पहले इस पोर्शन को राइट साइड पे ले गए, फिर सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड पे ले आए, फिर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को लेफ्ट साइड पे ले आए, और फिर इसमें से F को कॉमन निकाल दिया। F को कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ बची उसे क्या नाम दे दिया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, HF इज इक्वल टू EF। क्लियर, ओके पॉइंट। तो ये थी आपके पास डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसी के अंदर हम छोटी सी चीज़ को और ऐड करते हैं कि आपके पास देखा जाए तो अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने बनाई है, चाहे 1 डायमेंशन में, चाहे 3 डायमेंशन के अंदर, चाहे शॉर्ट फॉर्म में, चाहे किसी भी तरह से, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर, और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है आपके पास, जिनमें डेरिवेटिव होते हैं। अगर आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसे क्या कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स की हेल्प लेके जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होता डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एक सिंगल सोल्यूशन आ जाए। आपके पास उसके सोल्यूशन जो है वो क्या आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ढेर सारे सोल्यूशन आते हैं। अब ये चीज़ है कि आपके पास जो ढेर सारे सॉल्यूशन मैथमेटिक्स ने दे दिए, अब वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे, बट क्या पता कि उनके बेसिस पे हमारा जो पार्टिकल है या हमने जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसको हम डिफाइन ना कर सकें। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो f की काफ़ी सारी वैल्यूज़ आई हैं उसमें से कुछ f वैल्यूज़ जो हैं, जो f की वैल्यूज़ हैं, कुछ तो जो है वो एक्सेप्टेबल होंगी, जिन्हें आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होगी, और कुछ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नॉन एक्सेप्टेबल, उन्हें आप लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स उस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। तो हमें अब ये बताना है कि जो भी आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे उसमें से जो भी ये f की वैल्यूज़ आएंगी, इनमें से कौन सी f वैल्यूज़ जो है वो क्या होंगी, एक्सेप्टेबल होंगी। क्लियर, तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ बनती है दैट वन इज द कंडीशंस फॉर अ फंक्शन, कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आप ऐसी कंडीशंस बताओ जिनको आप इस फंक्शन के सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करोगे और वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर, तो सबसे पहली जो कंडीशन है, इन्होंने क्या बोला है कि जो भी आपके पास ये फंक्शन आएगा दैट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। सबसे बेसिक सी चीज़, सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या बोली कि जो भी आपके पास ये फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि आपके पास उसका आंसर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही आना चाहिए, और फाइनाइट का मतलब उसका आंसर जो है वो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है बट माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं हो सकता। क्लियर, अब सिंगल वैल्यूड की अगर सिंपल सी बात करें, अगर हम लोग x² इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, प्लस माइनस 1, मतलब x जो है वो +1 भी हो सकता है, x जो है वो -1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये फंक्शन है x, इसकी दो आंसर्स आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उस फंक्शन को आप एक्सेप्टेबल नहीं लोगे। क्लियर, कि आपके पास जब कभी भी उस फंक्शन को सॉल्व करो तो आंसर हमेशा क्या आए, एक ही आए, एक से ज़्यादा आंसर्स नहीं आने चाहिए। सेकंड, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। अब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में बात करूँ तो फंक्शन की कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि अगर उस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ किया जाए तो उसके ग्राफ के अंदर किसी भी तरह का जो है वो ब्रेक नहीं आना चाहिए, उसके ग्राफ जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर उसके ग्राफ के बीच में कहीं पर ब्रेक आ जाता है
लाइक अगर मैं लैडर फंक्शन की बात करूं या स्टेप फंक्शन की बात करूं, तो स्टेप फंक्शन आपके पास क्या होता है, इसके ग्राफ के अंदर बीच बीच में क्या आते जाते हैं, ब्रेक। या हम लोग अगर मोड वाले फंक्शन की बात करें, तो मोड वाले फंक्शन में आपके पास क्या होता है, इस 0 पॉइंट के ऊपर अचानक से जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर या तो अचानक से वैल्यू चेंज हो जाती है या जिनके अंदर ब्रेकिंग आ जाती है, ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस। These are called as discontinuous functions। बट जो आपके पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी कर्व जो है वो स्मूथ चलती है, मीन्स जिनके अंदर ब्रेक नहीं आती और जिनकी वैल्यूज अचानक से चेंज नहीं होती, उन फंक्शंस को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो इन्होंने बोला कि जो भी आप ये फंक्शन की वैल्यू निकालोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, वो फंक्शन आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन के ग्राफ के अंदर किसी भी तरह की ब्रेकिंग या अचानक या सडन चेंज ऑफ वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर। और थर्ड आपके पास सिंपल सी चीज इन्होंने क्या बोली कि फंक्शन जो है, अगर उस फंक्शन को आप इन्फिनिटी पर ले जाते हो तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड पॉइंट, फंक्शन विल बिकम 0। थर्ड पॉइंट, function will become 0 at infinity। मतलब आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर उस फंक्शन का कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा वहां पर पहुंचकर क्या हो जानी चाहिए, 0। अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन इन 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है या तीनों में से एक को भी फुलफिल नहीं करता है, तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शन। और किसी भी फंक्शन को एक्सेप्टेबल बनने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। और वो कंडीशंस आपके पास क्या है, दैट फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, function must be continuous and function will become 0 at infinity। क्लियर। अगर कोई भी फंक्शन, मतलब आपने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसके अंदर f की जो ढेर सारी वैल्यूज आई हैं, उनमें से अगर आप लोग जो f की वैल्यूज में से काफ़ी वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी, काफ़ी नॉन एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल कौन सी होंगी, जो इन 3 इक्वेशंस को या 3 कंडीशंस को फुलफिल करेंगी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो आपके पास वो फंक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहते। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेशन, और प्लस हमने बात किया कि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है उनमें से एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल को कैसे छांटा जाएगा। तो एक्सेप्टेबल को पता करने के लिए आपको ये 3 कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। क्लियर। सो इस चीज़ को आप लोग स्टडी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।